सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगी हुई थी, खत्म हुई थी। और उसके बाद सारी दुनिया में ये हालत थी कि लोग राशन के ऊपर उनको एक बोतल तेल मिलता था और 1 किलो आटा मिलता था पूरे खानदान के लिए, और तेल होता था कि बच्चे उसमें बैठ के पढ़ सके। लेकिन उसी ज़माने में तहरीक पाकिस्तान बंगाल में, पंजाब में और सारे सूबों में बहुत, और सबसे बढ़ के यूपी में, खासतौर से अलीगढ़ में बहुत तेज़ी से फैल रही थी। तो हम बच्चे जब कुछ होता था तो हमें एडवाइस मिलती थी माँ बाप से कि आपने कुछ करता है। मसलन कायदे-आज़म की तरफ से एक मैसेज आया है कि आप लोगों ने, बच्चों ने भी पैसे जमा करने हैं और मुस्लिम लीग की मदद करनी है। तो हम सब बच्चे को 4-4 आने देते थे, हम सब ने 4-4 आने जमा किए और मुस्लिम लीग के लिए भेज दिए, और उनकी तरफ से जवाब भी आया शुक्रिया का। तो ये थी हमारा बचपन। फिर आया एक ऑर्डर के लिए दरख्वास्त आई कि और पैसे जमा करने के लिए औरतें भी मुतहर्रिक हो, और औरतें अपने घरों में जब दोपहर का आटा गूंदे और जब शाम का आटा गूंदे तो एक मुट्ठी आटा निकाल के मोहल्ले का इकट्ठा करके आटा मुस्लिम लीग के दफ्तर पहुँचाएँ। और हम बच्चों की ये जिम्मेदारी थी कि हम आटा इकट्ठा करके हम पहुँचाया करते थे मुस्लिम लीग के दफ्तर। और फिर सन 46 से मुस्लिम लीग की औरतें काले मुल्कों में और मर्द अलग जुलूस निकालते थे, और हम अभी बच्चे थे 5-6 साल के, तो उस वक्त हम अपना गुल्ली डंडा खेलते थे, अपने डंडा उठा के हम भी साथ में कहते थे बढ़ के रहेगा पाकिस्तान, बढ़ के रहेगा पाकिस्तान, हम बोलते जाते थे। आपको भी इसलिए बता रही हूँ कि आपको सब जुबानी ये कह देते कि ये मुल्क हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है, और उन्हें कुर्बानियों का नहीं पता, और उन्हें नस्लों का नहीं पता जो मैं वहाँ से यहाँ तक आई है, यहाँ पे रहने वालियों को क्या करूँ। मैं इसीलिए आपको आता कि कागज कलम हाथ में रखें। पाकिस्तान बनने के लिए कायदे-आज़म के साथ बहुत थोड़े लोग थे, और अगर थे तो उसमें भी बहुत सारे लोग हसरत मोहानी जैसे नहीं थे। कि हसरत मोहानी को जब मुस्लिम लीग वाले रेलवे स्टेशन में लेने के लिए गए तो हार वार लेके गए सब कुछ, वहाँ से सफ़ेद कपड़ों में मंदूस बंदे को उठा लाए, तो यही हसरत मोहानी हुई। और जब लेके आए जलसे में तो लोगों ने बताया कि ये तो हसरत मोहानी नहीं है, तो थोड़ी सी दाढ़ी है और सड़क नहीं है वो। तो फिर गए तो वापसी में पता चला कि डब्बे में ज़मीन में बैठे हुए एक साहब थे, जिनको हम सब मौलाना हसरत मोहानी के नाम से याद करते हैं, और जिनकी शायरी और जिनके जेल में रहने की पूरी कहानी सबके सब बच्चों को याद होनी चाहिए, और मासूम होनी चाहिए। फिर ये याद होना चाहिए कि हमें अंग्रेज़ों ने दिया बांट के इंडिया पाकिस्तान। हमारे कायदे-आज़म बार बार कहते थे माउंटबेटन पाकिस्तान मुझे दिया गया है। उसका क्या मतलब था? उसका मतलब ये था कि माउंटबेटन को जगह दूसरी जगह इनकी बात अपने घर जाने की जल्दी थी, और लॉर्ड शेफ को बुला के कहा गया कि आप पाकिस्तान इंडिया की सरहदें आप तयन करें। उन्होंने सरहदें तयन करते हुए गुरदासपुर और फिरोजपुर को इंडिया में पंडित नेहरू के कहने पे शामिल किया। क्यों किया और क्यों कहा गया? क्योंकि इंडिया को कश्मीर जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इन दोनों शहरों को उन्होंने इसलिए शामिल करवाया पंडित नेहरू ने कि वो इंडिया से जाएँ, और ताकि आइंदा भी वहीं से जा सके, हमारी तरफ से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ये है इब्तदा पाकिस्तान की। दूसरी इब्तदा बात जो है ये कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि 15 तारीख दोनों मुल्कों की आज़ादी का दिन होगा,
तो कायदा ने कहा कि ठीक है मैं, और उसने कहा मैं इफ्तिताह करूँगा। कायदा ने कहा नहीं, पाकिस्तान बन रहा है तो पाकिस्तान मेरा मुल्क है और मैं खुद इफ्तिताह करूँगा। इस तरह आपने 14 की रात को ये इफ्तिताह कर दिया और 15 को आपको दूसरी बात ये कि अब जो नक्शा बनाया था नया हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उसमें पंजाब और पंजाब में खास तौर से सिख, हिंदू, मुसलमान दोनों तरफ काफ़ी थे, बंगाल में भी और पंजाब में भी, बाकी जगहों पर इतना नहीं था। तो हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत इंडिया ने, क्योंकि लोगों ने भगदड़ बच गई जो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है, लेकिन एक बात पहले ये है, एक ट्रेन चलाई गई दिल्ली से कराची, जिसमें सरकारी मुलाजिमों को कराची तक लाया गया। एक ट्रेन चलाई गई दिल्ली से लाहौर, जिसमें सरकारी मुलाजिमीन और उनके खानदानों को लाया गया। और इस हद तक लोग आने को तैयार थे और इतने बॉर्डर थे कि आखिर पंडित नेहरू को मरण बरत रखना पड़ा कि ये आबादियों के तब्दीली के लिए अलग अलग दो मुल्क नहीं हुए हैं। हमने तो ये सोचा था कि जो बंदा जहाँ रहता है वही रहेगा और आराम से रहेंगे और एक दूसरे पहले भी दोस्त थे, अब भी दोस्त रहेंगे, लेकिन ये नहीं हुआ। हम आपने देखा और मैंने देखा कि 30 लाख औरतें अगवा हुई, इसलिए या मारी गई, इसलिए कि जितने लोग ट्रेनों से आते थे या बसों से आते थे उनको अगवा किया गया और उनको मार दिया गया और कई दफ़ा अब्यूज़ करके छोड़ दिया गया। मर्दों के साथ ये था कि मर्दों को मार देते थे और लड़कियों को अगवा करते थे। इस तरह से पंडित नेहरू और लियाकत अली खान के दरमियान मुआहदा हुआ कि अब दोनों मुल्कों की आबादी का इनखला जिस तेजी से हो रहा है उसको रोक। अभी तक कोई बॉर्डर नहीं थे, कहा गया कि लाहौर और बॉर्डर जो है वो सीधा उन दोनों को कायम रखो और इजाज़त ये दी गई कि जितने सरकारी मुलाजिम के रिश्तेदार हैं वो आ सकते हैं 48 के बाद। तो फिर ये सिलसिला चला। हम लोग अभी इंडिया में हैं, सुबह के जुलूस निकल रहे हैं, शाम के जुलूस निकल रहे हैं और लोग डर रहे हैं कि फिर हमला हो जाएगा, फिर हमला हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता था कि दिल्ली कतई हो जा चुकी है और बच्चों जिनके पास कापियाँ हैं वो लिखे कि दिल्ली की विपदा जो शायद अहमद देवी ने लिखी है वो अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ी तो पढ़ो, तुम्हें पता चले कि जो लोग कुर्बानियों में नाम लेते हैं कुर्बानियाँ कैसी दी गई थी, किस तरीके से लोग वहाँ के जामे मस्जिद में और जमा के पड़े हुए थे और बाहर नहीं जाते थे, लेकिन बाहर तलवारें थी, बाहर छुरे थे, बाहर कत्ल करने वाले सब लोग खड़े थे। वो जो हम शायद ही उनके कत्ल करने के लिए आमादा थे। दिल्ली में मेरे खानदान के, अलीगढ़ में मेरे खानदान के बहुत से लोग थे, ज़्यादातर मारे गए थे। हम बुलंदशहर में रहते थे। बुलंदशहर दिल्ली और अलीगढ़ के दरमियान में, इस दरमियान में वाक़ई शहर है। उसमें एक दिन अभी हम इसलिए नहीं आ सकते थे जिस रात क़याम पाकिस्तान का ऐलान हुआ, अब्बा जी मेरे जो मुस्लिम लीग के सदर थे उन्होंने मिठाई बांटी और पुलिस आके उनको गिरफ्तार करके ले गई। अब्बा जी 2 साल तक जेल में रहे और हम लोग बगैर बाप के, भाई के भी जोड़े थे, तो इस सारी रात जागते थे कि कहीं चढ़ाई ना हो जाए। और अम्मा ने, हम 4 बहनें थी, हमें अलग कमरे में कर देती थी कि कहीं किसी को उठा के ना ले जाए। इस पर 2 साल बड़ी मुश्किल के रातें जाग के, दिन को जाग के हम सब ने गुजारी। जितनी औरतें और मर्द वहाँ चढ़ के मोहल्लों में थी, सब इसी तरह करते रहे। आखिर को हमारे भाई ने दिया कि ये मेरा पूरा खानदान है, इसको आने दिया जाए और इसको पाकिस्तान आने दिया जाए। तो जब पाकिस्तान आने के लिए ट्रेनें तैयार हुई, खुद
खुद लोगों ने जो वहाँ खड़े थे, जो टिकट दे रहे थे, जो भेज रहे थे, उन्होंने खुद हाथ जोड़ के कहा लड़कियों को मत भेजिए, लड़कियों को मत भेजिए, लड़कियाँ अगवा हो जाती हैं। लड़कों को वो मार देती है, लड़कियाँ अगवा हो जाती हैं। और यकीन करो बेटा कि बहुत सी औरतें जो अगवा हुई थी इंडिया में, उनको वापस पाकिस्तान के लोगों ने वापस तस्लीम नहीं किया। ये तो इसको तो सवाल किया गया है और यही इंडिया के लोगों ने किया कि जो यहाँ की सवाल हुई थी उसको वापस नहीं लिया गया। और मैंने खुद वो बहुत सी औरतें देखी थी दारुल में, जिन्होंने कभी उसका नाम नहीं लिया कि हम क्यों नहीं गए, तो क्या हुआ, और उन्होंने ज़िंदगी रो पीट के जैसी भी थी तो गुजर की। आपको एक और बात बता दूँ, उसमें वर्ल्डन एयरपोर्ट के ऊपर 2 साल तक लोगों का मजमा लगा रहा और लोग आते रहे, कोई यहाँ दे जाता था, कोई खाने दे जाता था, कोई कुछ करता था। अगर इस चीज़ की हिकायत को पढ़ना हो तो वेबसाइट सिद्धा का नाम जो है प्राइवेट को पढ़े, उसमें ये सारा किस्सा उसने लिखा हुआ है। मैं आपको इसलिए कह रही हूँ कि पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। और आरिफ ने बहुत अच्छी बातें की अदब के सिलसिले में, लेकिन मैं बताऊँ आपको कि पाकिस्तान आने के बाद और ख़ासतौर से लाहौर आने के बाद लोग कहाँ ठहरे, क्या घर में गए थे उनको, क्या झोपड़ियाँ थी, इसका कराची में क्या हुआ। तो इसमें आपको पंजाब और ख़ासतौर से लाहौर में लोग आए, वहाँ से बुलते बुलते और कहाँ कहाँ ठहरे। किसी को बहुत खाना मिला, किसी को बाथरूम मिला, किसी को बरामदा मिला। उन्होंने कहा चलो ठहरते, पता नहीं आगे क्या होगा। ये बातें अगर तुम्हें पढ़नी है तो ए हमें की किताब तड़वे जो है वो पढ़े, उसमें लाहौर में कैसे आते रहे और किस तरीके से लोग रहते रहे आता रहा है। अब पाकिस्तान जब बन गया, पाकिस्तान में सरकारी अफसर आ गए हैं, लेकिन पैसा नहीं आया। इसलिए कि पैसा 2 साल के बाद ट्रांसफर हुआ, वो भी बहुत लड़ाई झगड़े की बात हुई। पाकिस्तान के पास कोई नहीं थी, तो राजा साहब अहमदाबाद भावलपुर के इन लोगों ने पहले साल के लोगों की तनख्वाहें दी थी, इन लोगों ने दी। और ये उनको उसके बाद दूसरे साल में अक्टूबर में जाके वो फंड्स आए तो फिर लोगों को तनख्वाहें मिलनी शुरू हुई। अब बहुत सी बातें हैं, लेकिन सारी बातों को छोड़ के मैं आखिर में ये पूछना चाहूँगी तुम लोगों से, तुमने अपनी किताबों में ऐसी बातें पढ़ी है जो मैंने बताई? बताओ जवाब दो, बताओ। ये किताबें जो बताई, मैंने किताबें बताई है, ये आप लोगों ने पढ़ी है? मैं लोगों से मुखातिब नहीं हूँ, दीवारों से मुखातिब हूँ। कि बच्चे जो मुझसे बढ़ के पढ़े लिखे होने चाहिए, जो मुझसे आगे बढ़ के बोलने चाहिए, कोई नहीं बताता कि कौन सी किताब पढ़ेगी। तो फिर इस नस्ल नौ के मेले का जवाब दे। अजीबा, मैंने तुमसे कहा था जब तुमने इसका ऐलान किया था, मैंने तुमसे कहा था बच्चों को बुलाओ सिर्फ बोलने के लिए, सिर्फ सुनने के लिए, ये बताने के लिए कि उनके ख़ानदान में कोई बुजुर्ग ऐसा था जो मेरी तरह टूल छूल के यहाँ आए और फिर अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता आबाद किया और कुछ बिजनेस शुरू किए, कुछ काम शुरू किया। ये बताओ थे और अपनी दादी, नानी, फूफी, बड़े लोगों से कि किससे तुम लोग यहाँ आके सुनाते और फिर बताते कि मुझे लिखने का शौक़, उनकी बातें सुन के हुआ। मुझे लिखने के लिए मेरा दिल करता है कि वो अपनी बातें उन्होंने लिखी नहीं, मैं लिखूँगी तो मैं लिखूँगा। बच्चों, ये चीज़ें बूढ़ों के बोल, मेरे जैसे बूढ़ों के बोलने के लिए नहीं है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। हमारे जितने सियासी लोग हैं वो कहते हैं हमारे बड़ी कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान हासिल किया, तो कुर्बानियों को तो बताओ जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और जिस तरीके से मुस्तकिल हिजरत करने का मसला आया। ये बातें ना आपकी टेक्स्ट बुक में है, ना आपकी टीवी के प्रोग्राम में है, ना कोई उस्ताद बोलता है और ना कोई बच्चा सीखता है। तो जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक बुजुर्गों से बात नहीं सीखोगे, जब तक एक दूसरे के साथ बात नहीं करोगे,
اب 2 دن میں ان لوگوں نے کیا کرنا ہے. تو جو مختلف علاقوں سے آیا وہ یہ تو بات کرے میرے علاقے میں کتنے بزرگ آئے, وہ کہاں سے آئے تھے. جس کو پتہ ہے, ویسے دوستوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. میرے علاقے میں ایک آئے تھے, وہ کون تھے, کہاں سے آئے تھے, کیسے آئے تھے. بسوں میں بسیں بھی نہیں تھیں, سب تو ڈھیروں میں بندوں میں بندہ چڑھا ہوا, ٹرینوں میں سب کو چڑھ گئے. جو تصویریں تم دیکھتے ہو وہ غیر انسانی نہیں, وہ فوٹو گرافر کی بنائی گئی نہیں, ان انسانوں کی ہیں جو ننگے پیر اور ننگے بدن اپنے ملک پاکستان آ گئے تھے. ان کی قدر کرو, اس تاریخ کو کی قدر کرو اور یہ احساس کرو کہ ملک کو آزاد کرانا بہت مشکل کام تھا جو قائد اعظم نے اپنے سر کیا. اور یہ وہ شخص ہے قائد اعظم کہ 1929 میں جب سرحد میں جلسے میں گئے کہیں تو وہاں محترمہ فاطمہ جناح ان کے ساتھ تھی. پٹھانوں نے کہا سر جی ہمارے یہاں تو عورت دروازے تک نہیں آتی, آپ فاطمہ جناح کو سیٹ پہ بٹھانا چاہتے ہیں. پر وہ تقریر تم یاد کرو کہ جب تک عورتیں شانہ بشانہ کام نہیں کریں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. تو جب یہ قائد اعظم نے کہا تو اس دن پہلی دفعہ صوبہ سرحد میں فاطمہ جناح اسٹیج پر بیٹھی اور لوگوں نے دیکھا کہ عورت بھی بول سکتی ہے اور کام کر سکتی ہے. آپ کو یہ باتیں اس لیے میں آپ بتا رہی ہوں کہ قائد اعظم نے ایک اور جو تقریر کی تھی جس کو یہ لوگ بہت اب اس کو تو غائب کر دیا تھا جیلوں کے زمانے میں, اور اب اس کو بار بار کہتے ہیں کہ ہم ہندو مسلمان اور سکھ نہیں ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں. پاکستانی ہوں تو تمہارے یہاں اندر یہ جذبہ کیوں نہیں ہے کہ جس وقت کوئی لڑائی فساد ہو رہی ہو اس میں تم اس خلاف کو ختم کرانے کی کوشش کرو. تو بچوں میں کوئی جذبہ آنا چاہیے. میں روز گزرتے ہوئے دیکھتی ہوں کہ اس ایسی کھائی اس کا کپڑا کو پھینک دیا, چپس کھائے تو وہ پھینک دیا. کوئی ایک بچہ مجھے نظر نہیں آتا جو ٹھہر کے اٹھا کے ڈبے میں ڈالنے کے پاس رکھتا ہوا ہے. بیٹا ادب کبھی نہیں آئے گا جب تک تہذیب کو نصیب ہو گئی. تہذیب اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ روٹی ایسے نہیں دیتا, دبا کے کھانی پڑتی ہے, کیڑے کو بھی ماں کے کھانی پڑتی ہے. ہم لوگ روز جا رہے ہیں یہاں سے 8 لاکھ بچے ان 8 مہینوں میں پاکستان سے باہر جا چکے ہیں, اور وہاں جا کے کیا ہوتا ہے وہ تو لوگوں کو سب کو پتہ ہے. عدالت میں رہتے ہیں اور کتنے بڑھ جاتے ہیں اور کتنے دیتے رہتے ہیں. اس لیے پڑھنا سیکھنا, تہذیب کو سمجھنا اور پاکستان کی قدر کرنا. ورنہ تم انڈیا جیسے ملکوں کو دیکھو, کیسے روحانیہ کی لوگوں کو دیکھو کس طریقے سے وہ تبدیل ہو رہے ہیں, کس طریقے سے ان کی ساتھیاں ہو رہی ہیں. تو ہم شکر کرو اللہ کا آزاد ملک میں ہیں, اور اس آزادی کو میرا مقصد ہے. یہ آزادی کی ایمان کو میرے دیں, یہ آزادی تم لوگوں کو ہمت دلانے اور محنت کرنے. اور میں یہ ٹیلی ویژن پہ دیکھ کے شرمندہ ہو گئی کہ آ رہا تھا کہ 4 بچوں میں سے ایک بچہ قومی ترانہ جانتا ہے. ہاں وہ بچے جن کو قومی ترانہ نہیں آتا وہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے. ہم اپنی ذمہ داریاں نبھائیں, ہم کام کریں, ہم اپنی نوجوان نسل کو قریب کر کے آئے. ہمیں بیگم فیض اور ڈاکٹر رشید ہمیں میٹرک کرنے کے فوراً بعد کرنے نہیں دیا اور ہمیں گاؤں میں لے جاتی تھی یہ دکھانے کو کہ ہمارے گاؤں میں کیا حالت ہے, اور ہم چلو ان کی صفائی کرو, ان کے بچوں کو دودھ لاؤ, کہ سروں میں چوہے نکالو. آج بھی تم جو کوئی گاؤں سے آتا ہے خوشحال ہے یا کہیں گئے, ابھی میرے گاؤں کی حالت بہتر نہیں ہوئی, اس لیے کہ ہم مستعد تھے, ہم نے کام نہیں کی, ہم نے یہاں کی اور تم لوگوں نے کام. میں بہت درد دل کے ساتھ بہت
शर्म महसूस करते हुए कहती हूँ कि हमारी नस्लें तुम लोगों की तरबियत में वो चीज़ नहीं डाली जिसमें अपने आप को तहजीब सिखाना। हम साथ वाले बंदा गुजर रहा हो तो उसको हम सलाम भी करते, हम सलाम करें तो वो जवाब भी देता। ये तो सब चीज़ें बुनियादी तस्लीमियत की बात नहीं है। मैंने बहुत बातें करी, मेरे अंदर तूफान बात होते हैं क्योंकि मैंने मशरक़ी पाकिस्तान को लहरावत में भी देखा है, मैंने पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान में भी सब कुछ देखा है, और मैंने गिलगित में भी देखा है। पर एक चीज़ है, इंसान की शराफत अभी तक मौजूद है हमारा, अगर उसको इस्तेमाल करें, शराफत और तहजीब इनको इस्तेमाल करें तो ठीक है। हम एक दूसरे को गाली दे के खुश हो जाते हैं, हम एक दूसरे की इज्जत करना सीख जाए तो बड़ी कौम हो जाएगी।